एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पीजीआई चंडीगढ़ एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने पीजीआई चंडीगढ़ तो 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें से हमने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे उस वीडियो में। 50 क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जो चीज़ें आपको समझानी थी वो हमने अच्छे से समझा दी थी, और जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ याद करने के बेसिस पे थे वो हमने याद करने के लिए आपको बता दिए थे। तो आई होप सो आपने 50 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो 2019 के पेपर में पीजीआई चंडीगढ़ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में हमारे टोटली टेक पार्ट से क्वेश्चन होते हैं, मतलब हमारे लैब के पार्ट से क्वेश्चन होते हैं, उसमें नॉन टेक्निकल नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें हमारे 100 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट से आए थे, जिसमें से हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोटोम। हिस्टोपैथोलॉजी में जो माइक्रोटोम यूज किया जाता है उसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा माइक्रोटोम यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं रोटरी माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम, या फिर स्लेज माइक्रोटोम, या फिर रॉकिंग माइक्रोटोम। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे। जो माइक्रोटोम आपका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है आपका रोटरी माइक्रोटोम। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आई होप सो आप लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल इज। क्रेटिनिन एक हमारा पैरामीटर है जो कि हमारे किडनी में हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब जब किडनी की फंक्शनिंग को देखना होता है तब हम क्रेटिनिन की लेवल को चेक करते हैं। इसमें पूछा गया है नॉर्मल सीरम में क्रेटिनिन का लेवल कितना रहता है। ऑप्शंस है हमारे 0.7 टू 2.3 मिलीग्राम पर डीएल, 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डीएल, 0.2 टू 1.0 ग्राम पर डीएल, या फिर 7 टू 12 मिलीग्राम पर डीएल। तो गाइस इसमें एक्चुअली में आपको रीडिंग के साथ साथ आपको ये जो यूनिट्स हैं वो भी देखनी होती है। जैसा कि हम क्रेटिनिन के लेवल को हम मिलीग्राम पर डीएल में चेक करते हैं। मिलीग्राम पर डीएल में यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन है ग्राम पर डीएल का, तो इसको तो आप काट के रखना। ग्राम पर डीएल में हम इसे चेक नहीं करते हैं। और अगर इसमें जैसे इसका सही आंसर आपका ये वाला है 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डीएल। अगर हमारा यहाँ दूसरा ऑप्शन होता 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डीएल तो वो हमारा कट हो जाता, क्योंकि ग्राम पर डीएल में हम इसे मेजर नहीं करते हैं। जो इसकी मेजरिंग यूनिट है वो हमारी मिलीग्राम पर डीएल है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्फोबिलिनोजिन इज एस्टिमेटेड बाय। पोर्फोबिलिनोजिन होता क्या है? इसको हम एस्टिमेट किस मेथड से करते हैं? लॉरी मेथड, इरलिच मेथड, बायूरेट मेथड, या फिर मॉलिस मेथड। तो इसमें पूछा गया है कि पोर्फोबिलिनोजिन क्या है। अब पोर्फोबिलिनोजिन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। पोर्फोबिलिनोजिन क्या है? तो पोर्फोबिलिनोजिन मैं आपको बताऊं, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि हीम बायोसिंथेसिस पाथवे में यूज किया जाता है। मतलब जब हमारा हीम का सिंथेसिस होता है उस टाइम पे इसको ये एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, मतलब उसका एक इंटरमीडिएट होता है हीम सिंथेसिस में। ठीक, आप इतना याद रखना। दूसरा मैं इसके बारे में आपको एक चार्ट के थ्रू बता देती हूँ कि ये मैंने एक चार्ट ऐड किया है। इसमें देख रहे हैं कि हीम बायोसिंथेसिस पाथवे सिंप्लीफाइड मैटर में कैसा किस तरीके से ये है आपका। ठीक, इसमें देखेंगे आप कि सबसे पहले तो हीम बायोसिंथेसिस में आप ये याद रखना कि जब हीम का बनना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपके पास ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए होता है। सक्सिनाइल कोए एंड ग्लाइसिन मिलके आपका इस पाथवे को बनाते हैं और फाइनल जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हीम बनता है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीम का सिंथेसिस हो गया है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं अपने पोर्फोबिलिनोजिन की, जो कि एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है जो कि हीम सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्लाइसिन, सक्सिनाइल कोए, उसके बाद आपका बन रहा है अल्फा एम्फो लिविनिक एसिड, और नेक्स्ट आपका बन रहा है पोर्फोबिलिनोजिन, पीबीजी भी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये है आपका इंटरमीडिएट। ठीक, इंटरमीडिएट है ये, तो आप इसको याद रखना। पोर्फोबिलिनोजिन जो है वो हीम बायोसिंथेसिस पाथवे में एक इंटरमीडिएट की तरह
या फिर एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। याद रखना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है हाइड्रोमिथाइल मिथाइल बिलेन। मतलब ये है कि आपको ये बिलेन हो गया, फिर आगे ये यूरोपोरफाइनोजन हो गया, तो ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको पोरफोबिलेनोजन को याद रखो, पीवीजी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर कहीं पीवीजी भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे पोरफोबिलेनोजन एक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात हो रही है जो कि हीम बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आई होप सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका पोरफोबिलिनोजिन एक्चुअल में है क्या, और इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो हम एहलेच मेथड यूज करते हैं। इसके थ्रू हम पोरफोबिलिनोजिन को चेक करते हैं। बाकी इसमें जो और ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि लॉरी मेथड क्या है, बायूरेट मेथड क्या है, मॉलिस मेथड क्या है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लॉरी मेथड है ये आपका टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन को डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन concentration in biological samples like plasma, सीरम एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो नॉर्मली किए जाते हैं वो आपका ब्लड सैंपल से ही किया जाता है। तो टिश्यू एक्सट्रैक्ट के बारे में आपने नहीं सुना होगा, बट इससे भी हम इसे कर सकते हैं। तो इलिच मेथड होगा पोरफोबिलिनोजन के लिए, लॉरी मेथड हो गया हमारा टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो बायूरेट मेथड है, बायूरेट मेथड हो गया टोटल प्रोटीन सैंपल को ये टोटल प्रोटीन के लिए, ये भी बायूरेट मेथड भी टोटल प्रोटीन के लिए होता है। तो ये जो है ये भी हो गया हमारा टोटल प्रोटीन डिटर्मिनेशन, ये भी टोटल प्रोटीन डिटर्मिनेशन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी है प्रोटीन के लिए, ये भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैं डिफरेंस के बारे में भी बात करूंगी। ये मॉलिस टेस्ट जो है ये है आपका कार्बोहाइड्रेट की डिटर्मिनेशन के लिए। इसे हम चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट इसमें दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, मतलब आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। ये भी आप नॉलेज टेस्ट में याद रखना। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे इसकी प्रिंसिपल में क्या होता है कि अल्फा नेफ्थनॉल एक कार्बोहाइड्रेट जो है, मतलब जैसे सैंपल लिया हमने उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रेजेंट है सिंपल या कॉम्प्लेक्स, तो कार्बोहाइड्रेट को हम ट्रीट करते हैं विद अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल से हम ट्रीट करते हैं विद कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पे बनता है वॉयलेट कलर, मतलब वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और रिंग बन जाती है, मतलब एक जैसे कोई ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब दोनों लिक्विड के जंक्शन पे एक रिंग बन जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो मॉलिस टेस्ट हमारा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। तो आप यहाँ समझ पाए होंगे सारे ऑप्शंस के बारे में। तो तभी बात करी थी लॉरी मेथड एंड बायूरेट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो मैंने एक चार्ट ऐड किया है, इसे यहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं हम बायूरेट मेथड एंड लॉरी मेथड में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फीचर्स लिखे हुए हैं, कहते हैं कि फीचर्स में हमारे ये बायूरेट मेथड लिखा हुआ है, ये हमारा लॉरी मेथड लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल जो है वो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्लस Cu+2 एल्कलाइन एंड बॉयलेट कॉम्प्लेक्स। पहली बात, यहाँ हमारा बॉयलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस में, और यहाँ हमारा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो दोनों कलर जो है उनका सब कुछ डिफरेंट है, दोनों चीजें अलग अलग है। कलर फॉर्म की हमने बात कर ली, यहाँ ब्लू कलर यहाँ वॉयलेट कलर, दोनों में अलग अलग है। एंड वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ हमारा 540 टू 560 नैनोमीटर हमारा बायूरेट मेथड में है, एंड यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है 750 नैनोमीटर। दूसरा सेंसिटिविटी जो है वो लेस सेंसिटिव,
मिलीग्राम प्रोटीन्स, मतलब ये जो बायोरेट मेथड है ये मिलीग्राम प्रोटीन्स को ही डिटेक्ट कर पाता है, ये जो है वो लेस सेंसिटिव है। बट जो लॉरी मेथड है वो मोर सेंसिटिव है, ये आपकी माइक्रोग्राम प्रोटीन्स को भी डिटरमाइन कर सकता है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो इसकी मॉडरेट है और इसकी एक्यूरेसी हाई है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये सिंपल एंड क्विक है, ये कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप है, मतलब इसको हम आसानी से फॉर्म नहीं कर सकते। कॉमन यूज की अगर बात करें तो ये क्लिनिकल लैब्स में यूज होता है, लाइक सीरम प्रोटीन टेस्ट, जैसे कि जो लेबोरेटरी सिंपल लेबोरेटरी होती है, जो क्लिनिकल लेबोरेटरी होती हैं उनमें यूज होता है हमारा बायोरेट मेथड। एंड जो लॉरी मेथड है ये हमारे रिसर्च लैब में यूज होता है, स्मॉल प्रोटीन एस्टिमेशन, मतलब जहां हमें बहुत छोटा क्वांटिटी में प्रोटीन के बारे में पता करना होगा, वहां हम रिसर्च जो लैब्स होती हैं उनमें हम लॉरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बायोरेट मेथड बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। इंटरफेरेंस की बात करें तो ये लेस इंटरफेरेंस है, ये मोर इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल चार्ट के थ्रू समझ आ गया होगा कि बायोरेट मेथड एंड लॉरी मेथड है तो सेम, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर मतलब टिश्यू प्रोसेसिंग की हम करेक्ट ऑर्डर देख रहे हैं कि जो हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं हिस्टोपैथ लैब में तो वो कैसे करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले हम ऑप्शंस को ना देख के हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है फिक्सेशन। फिक्सेशन फिक्सेशन में क्या होता है कि हमें टिश्यू को प्रिजर्व करना होता है, तो उसका स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना होता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए। मतलब इसमें सिंपल इसका जो रोल है वो है हमारा प्रिजर्वेशन में। ठीक, ये हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेगा ताकि वो डिकम्पोजिशन उसका ना हो। कॉमन फिक्सेटिव जो यूज किए जाते हैं वो सबको पता होगा 10% न्यूट्रल फॉर्मेलिन, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन। दूसरी जो स्टेप है वो हमारी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है फर्स्ट, हमारी फिक्सेशन है। डिहाइड्रेशन में क्या है कि जो वाटर रिमूव किया जाता है टिश्यूज से, मतलब जब जो पानी मतलब टिश्यूज में रह गया है उसको हम रिमूव करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज। तो इसमें हम जो है वो इंक्रीजिंग ग्रेड में हम एल्कोहल को लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं एल्कोहल की इंक्रीजिंग ग्रेड में। मतलब सबसे पहले हम उसे 70% वाले जार में डालेंगे जहाँ 70% एल्कोहल होगा, फिर हम ये 80% वाले जार में डालेंगे, उसके बाद 90, देन 95, देन 100। तो इंक्रीजिंग ग्रेड में हमें एल्कोहल लेना होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हमारी स्टेप होती है क्लियरिंग। ठीक, क्लियरिंग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है। क्लियरिंग में क्या है कि हमें रिमूव करना होता है एल्कोहल को, जिससे हमारा टिश्यू जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखे। मतलब अभी डिहाइड्रेशन की इसमें स्टेप में हमारा थोड़ा बहुत एल्कोहल रह गया होगा टिश्यूज में, तो क्लियरिंग स्टेप में हमें रिमूव करना होता है एल्कोहल को, रिमूव एल्कोहल। इसमें जो हम यूज करते हैं क्लियरिंग एजेंट वो मोस्ट कॉमनली जाइलिन यूज किया जाता है, जाइलिन, या फिर यहाँ पे हम टॉल्यूइन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्टेप होती है वो होती है इनफिल्टरेशन या फिर इम्प्रेगनेशन। फोर्थ स्टेप है इनफिल्टरेशन या फिर इम्प्रेगनेशन, दोनों एक ही वर्ड है। इम्प्रिग्नेशन में क्या है, टिश्यूज जो है, जो टिश्यूज के स्पेस है उसमें हम एम्बेडिंग मीडियम को फिल कर देते हैं। पैराफिन वैक्स, जो एम्बेडिंग मीडियम है वो पैराफिन वैक्स होता है, उसमें हम उसे फिल कर देते हैं। टिश्यूज जो प्लेस किए जाते हैं मेल्टेड पैराफिन वैक्स में, सो वैक्स जो है वो रिप्लेस कर दे क्लियरिंग एजेंट को टिश्यूज से। मतलब इस स्टेप में हम मेल्टेड पैराफिन वैक्स में अपने सैंपल को डालेंगे, जिससे जो एल्कोहल रहा होगा या जो क्लियरिंग एजेंट रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा, जो स्पेस है वो फिल हो जाएगा हमारा पैराफिन से। नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है वो होती है हमारी इम्बेडिंग। ठीक, इम्बेडिंग के बाद टिश्यू कटिंग होता है। तो इम्बेडिंग जो स्टेप है फिफ्थ है। इम्बेडिंग में क्या है कि टिश्यूज को सॉलिडिफाई करके पैराफिन बैग्स में उसे हम इजी कटिंग के लिए रेडी कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप में कटिंग होती है, टिश्यू कटिंग। तो ये जो स्टेप है ये समझ रहे हैं आप।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कौन सी स्टेप आपकी सही है। तो डिहाइड्रेशन इन फिल्टरेशन फिक्सेशन ये हमारा गलत है। एम्बेडिंग डिहाइड्रेशन इन फिल्टरेशन भी गलत है। ये हमारा सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, डिहाइड्रेशन इन फिल्टरेशन, जैसे डिहाइड्रेशन इन फिल्टरेशन या फिर उसके बाद एम्बेडिंग। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निन हाइड्रिन टेस्ट इज फॉर। निन हाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होता है? तो निन हाइड्रिन टेस्ट जो है वो प्रोटीन के लिए होता है। तो इसमें हम प्रोटीन का डिटर्मिनेशन करते हैं। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है, बाकी और ऑप्शन सही नहीं है। तो निन हाइड्रिन टेस्ट में क्या है कि पर्पल ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है अगर रिजल्ट पॉजिटिव है। मतलब सपोज प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वहां पे जो कलर का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका पर्पल। कलर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्पल या ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनेगा। और अगर येलो है तो हाँ, एक चीज और इसमें याद रखनी होती है कि प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, निन हाइड्रिन टेस्ट में अगर यहाँ अमाइनो एसिड भी होते तब भी ये आंसर करेक्ट होता है इसका। तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बन के बना होता है। तो एक अमाइनो एसिड ऐसा है कि अगर वो अमाइनो एसिड है तो वहां पे दूसरा कलर फॉर्म होगा। मतलब और सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए हमारा पर्पल या ब्लू कलर फॉर्म होगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। मतलब प्रोलीन हो या फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो, अगर ये दोनों हमारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे येलो कलर फॉर्म होगा। तो आप ये चीज याद रखना, ठीक है। ये वैसे प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन। ट्रिपल बॉन्ड जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, मतलब न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें, न्यूक्लियोटाइड में जो हमारे बेसिस होते हैं उनमें उनकी बात हो रही है कि वो कैसे अटैच्ड होते हैं, मतलब उसमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो आप देख सकते हैं AT, ये गलत है, GCAU। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होता है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा GC के बीच में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 56 क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन। थर्मल साइक्लर क्या होता है, इसको कहाँ यूज किया जाता है? तो मैंने एक डायग्राम ऐड किया है थर्मल साइक्लर का। तो थर्मल साइक्लर जो है एक होल्डिंग जार है, कह सकते हैं कि जो PCR ट्यूब्स होती हैं उनको होल्ड करता है फॉर द हीटिंग एंड कूल द DNA सैंपल टू प्रिसाइज टेम्परेचर। मतलब जो हम PCR टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे हमें अपने जो सैंपल्स हैं, DNA सैंपल्स हैं, उनको प्रिसाइज टेम्परेचर पे लाने के लिए या हीट करने के लिए या कूल करने के लिए हमें थर्मल साइक्लर का यूज करना होता है। और ये होल्डिंग जार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना सैंपल को हम होल्ड कर देते हैं, उसके बाद हम इसे, तो सिंपल सा ये है कि हम इसे PCR में यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं पूछा गया, यूज इन PCR, एलाइजा, ब्लॉट्स या रिया। तो हम इसे PCR में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ चॉइस इन हीमोग्लोबिनोपैथीज। जो हीमोग्लोबिनोपैथीज है उसके लिए चॉइस ऑफ टेस्ट क्या है? GBP एग्जामिनेशन, HPLC या CBC या फिर अलाइजा। इसमें पूछा है हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, शायद आपको ना पता हो, ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। और इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, कोई पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर्स की बात हम नहीं करते। डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क्या है कि स्ट्रक्चर या फिर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि हीमोग्लोबिन है वो ग्लोबिन चैन से बना होता है, कि ग्लोबिन चैन जो होती है वो उनका बेसिकली अफेक्शन होता है। उसमें जो हमारी अल्फा एंड बीटा चेन जो होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर या फिर मतलब कह सकते हैं इन चेन्स में म्यूटेशंस आने की वजह से हीमोग्लोबिनोपैथीज डिसऑर्डर होते हैं। मतलब म्यूटेशंस हो जाते हैं तो हमारा जो हीम का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हीमोग्लोबिनोपैथीज बोला जाता है। तो इसमें सिंपल पूछा गया है कि टेस्ट कौन सा है हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए, कौन सा टेस्ट हम करते हैं। GBP एग्जामिनेशन में कुछ नहीं, इसमें हमें अपना जो हमारा सैंपल मतलब CBC होता है उसमें हमें यहाँ पे उसको स्लाइड को देखना होता है। HPLC बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए यूज किया जाता है। CBC के बारे में आप सभी जानते होंगे, ऐसा
नहीं यूज करते हैं। तो इसमें आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेड बाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बनी हुई किसने किसने बनाया, रॉबर्ट कॉच, ई जेनर या फिर पुलिट्जर या फिर अर्नेस्टस का। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इसे सीधा सीधा याद रखो, अर्नेस्टस का फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। 60 का हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंट्रॉप एंड वेस्टर्न मेथड इज यूज्ड फॉर, आरपीआर, एएसओ, सीआरपी या फिर ईएसआर। तो ये विंट्रॉप एंड वेस्टर्न मेथड जो है हमारा ईएसआर के लिए, दोनों जो मेथड है वो ईएसआर के लिए यूज किए जाते हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में क्या अफेक्ट किया जाता है, मतलब इंसुलिन का बेसिकली वर्क क्या है। तो इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, डिक्रीज ग्लाइकोलिसिस, डिक्रीज कीटोजेनेसिस, डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। अब जैसे कि इंसुलिन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, जैसे कि जब भी पेशेंट का जिसको डायबिटीज होता है उसके डायबिटीज उसको शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस केस में हम इंसुलिन की इंजेक्शंस देते हैं। तो इंसुलिन का काम जो है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी लेवल को कम करना है। तो इसमें देख सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन, डिक्रीज्ड ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि अगर ग्लाइकोलिसिस कम हो जाएगी तो इसका मतलब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और डिक्रीज कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस हो जाएगी तो डिक्रीज नहीं चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी गलत है। डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, ये हमारा सही है कि हमारी जो सेल्स हैं वो उनका अपटेक कम कर देता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो एक्चुअल वर्क है वो हमारा 4 वाला है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमिनिन प्रोटीन प्रेजेंट इन, लैमिनिन प्रोटीन क्या होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो आप यह याद रखिएगा लैमिनिन प्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, गोल्जी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो जो लैमिनिन प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, इसको आप याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोलाइज्ड सीरम सैंपल रिजल्ट इनटू फॉल्स इंक्रीज्ड पैरामीटर्स, मतलब जो हीमोलाइज सैंपल है जैसे कि जब ब्लड लिया जाता है, ब्लड कलेक्शन किया जाता है, उस टाइम पे सैंपल अगर हीमोलाइज हो गया है तो उसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसका इंक्रीज होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। सोडियम है, फॉस्फोरस है, यूरिया है या फिर क्लोराइड है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हीमोलाइज सीरम सैंपल रिजल्ट फॉल्स इंक्रीज होता है, तो सोडियम, फास्फोरस, यूरिया या फिर पोटेशियम। तो इसमें होता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम इसका आंसर नहीं है, वेरी हार्ड इनसाइड आरबीसी, आरबीसी इसके अंदर पोटेशियम, इसका सही आंसर पोटेशियम होना चाहिए। आई थिंक इसमें ऑप्शन नहीं है। पोटेशियम जो है इसका काम एक्चुअल में है क्या कि हमारी आरबीसी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, हाई इन आरबीसी, आरबीसीज में होगा तो ये लीकेज कर लेगा, मतलब इंक्रीज हो जाता है बहुत जल्दी सीरम पोटेशियम। तो सीरम पोटेशियम इसका सही आंसर है, ये है हमारा पोटेशियम का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अपीयर्स व्हेन ग्लूकोज फॉल्स बिलो, हाइपोग्लाइसीमिया कब दिखाई देता है ब्लड में। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि लो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की लेवल आपकी आपके ब्लड में कम हो गई है। लो ग्लूकोज कब दिखाई देता है, लेस देन 70 मिलीग्राम पर डीएल, लेस देन 110 मतलब 110 या 45। तो इसका सही आंसर हमारा 45 को हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपकी ब्लड में 45 से कम हो गया है दैट मीन्स कि आप हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट हैं, आपका ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो गई है, ठीक है, फॉल बिलो लेस देन 45। तो सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिक एसिड डेराइव्ड फ्रॉम, यूरिक एसिड कहाँ से डेराइव किया जाता है। तो यूरिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट है हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, ह्यूमंस के अंदर जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म।
तो इसका सही आंसर आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर प्रूशियन स्टेन इज यूज्ड फॉर लिपिड आयरन ग्लाइकोजन या पुरकिंजे फाइबर। तो इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको पता होगा ये जो पर्ल्स रिएक्शंस जो होती हैं, पर्ल्स स्टेन जो होता है, प्रूशियन स्टेन जो होता है, वो यूज किया जाता है हमारा आयरन एस्टिमेशन में। ये एक हिस्टोकेमिकल स्टेन है, ठीक है। ये वाला अगर पूछा जाए कौन सा स्टेन है, तो ये एक हिस्टोकेमिकल स्टेन है, हिस्टोपैथ लैब में यूज किया जाता है। केमिकल स्टेन है और स्पेशल हिस्टोकेमिकल स्टेन है जो कि आयरन को डिटेक्शन करने में यूज किया जाता है टिश्यूज में या फिर बॉडी फ्लूइड्स में। मतलब बॉडी फ्लूइड्स हो या फिर टिश्यूज हो, उनमें हमें आयरन को डिटेक्ट करना है इससे, तो आयरन इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। डीएनए वायरस इसमें कौन सा है, रोटा वायरस, एचआईवी वायरस, पार्वो वायरस या फिर रेनो वायरस। तो डीएनए वायरस और आपका आरएनए वायरस, ये आपको याद रहने चाहिए। मतलब जितना हमारा सीपी बवेजा बुक में दे रखा है, जितने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उतने तो आपको याद रहने ही चाहिए। कौन से डीएनए है, कौन से आरएनए, पता रहना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पार्वो वायरस जो है वो हमारा डीएनए वायरस होता है। और बाकी जो ये रोटा वायरस, ये हमारा आरएनए है, ये भी आरएनए है। तो आप ये चीज याद रख लेना, ठीक है। एक चार्ट पे लिख के रख लीजिए कौन से वायरसेस डीएनए वायरसेस हैं और कौन से वायरसेस हमारे आरएनए वायरसेस हैं। तो 68 का हमारा सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, कैल्सीट्रायोल या फिर कॉलीकैल्सीफेरॉल या फिर अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो इसमें सही एक्टिवेटेड फॉर्म पूछा है, मैंने एक छोटा सा चार्ट ऐड किया है, देख सकते हैं 7 डी हाइड्रोक्सी कॉल्सीट्रॉल या फिर कोलियो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 या फिर 25 हाइड्रोक्सी कोलियो कैल्सीफेरॉल, कैल्सी डियोल भी बोलते हैं इसे, और 125 डी हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल, कैल्सी ट्रायोल। तो इसका एक्टिवेटेड फॉर्म हमारा ये वाला है, एक्टिवेटेड फॉर्म। तो आप ये एक्टिवेटेड फॉर्म, तो इसमें सही आंसर है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है RDW इज फॉर। RDW क्या है, ये किसके लिए होता है? RDW एक हमारा CBC में पैरामीटर है, बट इसके बारे में RDW क्या है, ये हमारा सबसे पहले तो रिपोर्टेड किया जाता है CBC में, पहली बात। दूसरी ये कि ये मेजर करता है वेरिएशन इन साइज, RBCs के साइज को मेजर करता है। इसके आगे आप लिख लीजिए वेरिएशन measure the variation in size, जिसको हम बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। आरबीसीज के साइज को मेजर करता है ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। तो ये इसमें पूछा है, ऑप्शंस हैं रेड सेल डेंसिटी विथ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, या फिर रैंडम डेंस विंडो, या फिर रेड डिस्ट्रीब्यूशन विंडो। तो इसका सही आंसर है हमारा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, इसका ये है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसकी नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये भी याद रखना आप। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 11.5 से लेके 14.5%, इसको हम परसेंट में मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो है विथ वेरिएशन आरबीसी साइज। तो एनआइसोसाइटोसिस जो है ये हमारा आरबीसी साइज में जब वेरिएशंस बहुत ज्यादा आते हैं तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। तो आरडीडब्ल्यू में ये रेड सेल विथ है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शार्प आर डिस्कार्डेड इन। शार्प को हम कहाँ डिस्कार्ड करते हैं? शार्प जो नुकीले हमारे एलिमेंट्स है या नुकीले जो मैटर है उसको हम कहाँ डिस्कार्ड करते हैं? ऑप्शंस है व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर, येलो बैग, ब्लैक बैग या फिर रेड बैग। तो इसका सही आंसर है हमारा व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में हम शार्प को डिस्कार्ड करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड कंटेंट हाई इन। ट्राइग्लिसराइड कंटेंट कहाँ पर हाई होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 72 में पूछा गया है कि ट्राइग्लिसराइड कंटेंट हाई इन काइलोमाइक्रोन्स, एचडीएल,
LDL या फिर BLDL। तो इसका सही आंसर हमारा काइलोमाइक्रोन्स है। काइलोमाइक्रोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 90% हमारा ट्राइग्लिसराइड काइलोमाइक्रोन्स में होता है। देन BLDL में भी होता है, अबाउट 55% इधर भी होता है। तो काइलोमाइक्रोन्स जो है वो हमारा ट्राइग्लिसराइड कंटेंट जो है वो हाईएस्ट इन काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 74 फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का कौन सा एग्जांपल है? पेनक्रियास, थायराइड, एडिनल या फिर ओवरी। तो आप सभी को पता होगा पेनक्रियास जो है वो आपका मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल्स नॉट सीन इन पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर में कौन सी सेल्स नहीं दिखाई देती हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या फिर रेटिकुलोसाइट्स। तो पेरिफेरल जो स्मीयर्स होते हैं उनमें आप पता है आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट आपको दिखाई देती हैं, बट आपकी जो ये है रेटिकुलोसाइट्स जो है वो नहीं दिखाई देती। रेटिकुलोसाइट्स जो है वो इमेच्योर सेल्स हैं और ये दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी है। ये तीनों हमारी दिखाई देती है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती। तो इसका रेटिकुलोसाइट्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है? IgE एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी या फिर IgA एंटीबॉडी। तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है वो हमारी क्लासिकल एग्जांपल है हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। मतलब ये हमें पता है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व होती है? तो वो होती है हमारी IgE एंटीबॉडी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, IgE एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमेनिंग सैंपल ऑफ ब्लड शुड बी डिस्कार्डेड इन। जो सैंपल रिमेनिंग है मतलब जो सैंपल बच गया है उसको हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, वॉश बेसिन, अंडर रनिंग टेप वाटर, इन सोप वाटर, इन एल्कोहल। तो आपको पता है कि आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी, इसको भी। तो इसका सही आंसर है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में हमें सैंपल को डिस्कार्ड करना होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया दैट ग्रो इन 5 to 10% CO2। अगर कोई बैक्टीरिया हमारा CO2 में ग्रो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो कर रहा है, 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो कर रहा है, तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, कैप्नोफिलिक होते हैं, ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं या फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। तो वो हमारा सही आंसर है कैप्नोफिलिक। जो बैक्टीरिया CO2 में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सीन इन बायोप्सी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो हमारी बायोप्सीज में दिखाई देता है। कहाँ की बायोप्सीज में दिखाई देता है, इसमें ये पूछा गया है। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। जो हमारा स्टमक है, जो स्टमक का एंट्रम ऑफ द स्टमक जो रीजन है वहां पे ये फॉर्म होता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मतलब सॉरी, ये हमें बायोप्सी लेनी है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की। मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा की हमें बायोप्सी, मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको बता रही हूँ। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो रीजन है ना वहां से हमें बायोप्सी लेनी है। मेनली ये हमारा स्टमक का एंट्रम ऑफ द स्टमक बोलते हैं यहाँ पे इस रीजन को, एंट्रम ऑफ द स्टमक, एंट्रम ऑफ स्टमक, स्टमक। तो ये यहाँ से हमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेना है, मतलब यहाँ से बायोप्सी लेनी है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये एक हमारा कर्व स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, कर्व स्पाइरल शेप्ड, जो कि स्टमक में प्रेजेंट है। तो इसका सही आंसर हमारा स्टमक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम और ये जो मतलब गैस्ट्रिक एपिथेलियम में ये कोलोनाइज होता है बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। गैस्ट्रिक एपिथेलियम में ये कोलोनाइज होता है और वहां पे स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो जाता है। कहाँ पे? गैस्ट्रिक एपिथेलियम, गैस्ट्रिक एपिथेलियम, ये भी आप याद रख लेना। यहाँ पे कोलोनाइज होता है, कोलोनाइज, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड हो जाता है। कहाँ पे? गैस्ट्रिक एपिथेलियम में। तो इसका सही आंसर है आपका स्टमक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इज कॉमन इन पर्सन वर्किंग इन। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर का जो कैंसर है, वो बेसिकली जो पर्सन है जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, एक्सपोज होते हैं वो एरोमेटिक अमाइंस के साथ। एरोमेटिक अमाइंस कौन कौन से होते हैं, मतलब वहाँ कोई काम हो रहा है तो वो एरोमेटिक अमाइंस के साथ एक्सपोज कर रहे हैं वो वर्कर्स, तो उन वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। तो एरोमेटिक अमाइंस में हमारी एनिलीन डाई इंडस्ट्री हो गया, रबर इंडस्ट्री हो गई, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई। मतलब तीन तरह से आती हैं, एक आती है एनिलीन इंडस्ट्री, एनिलीन डाई इंडस्ट्री, दूसरी है हमारी रबर इंडस्ट्री, और थर्ड है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये तीन तरह की डाई है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा एनिलीन डाई इंडस्ट्री है। एनिलीन डाई इंडस्ट्री में अगर कोई पर्सन वर्किंग है तो वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडिटिव्स प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस। कौन सा वो एडिटिव है जो ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है? सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सलेट, पोटेशियम सॉरी ईडीटीए, या फिर सोडियम साइट्रेट। तो ग्लाइकोलिसिस को फॉर्म करता है जो हमारी ग्रे टॉप जो हमारी वाइल होती है वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है सोडियम फ्लोराइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सोडियम फ्लोराइड जो वाइल होती है उसमें हम ग्लूकोज के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस रुक जाता है और जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो एक्चुअल में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है, इन CML द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम 9 and 22 produces a hybrid gene BCR-ABL. This chromosome refers to as। तो हम इसमें है कि जो CML है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्रोमोसोम नंबर 9 and 22 एक हाइब्रिड जीन प्रोड्यूस करते हैं BCR-ABL। इस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? ये है हमारा सिंसिनेटी क्रोमोसोम, या फिर लेग्यूनेरीज क्रोमोसोम, या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव क्रोमोसोम, या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। आप इसको याद रख लेना, आप ये हाइब्रिड जीन का भी नाम याद रख लेना। अगर किसी पेपर में रिपीट होता है तो क्वेश्चन आप याद रखना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो उनको जो एक शॉर्टेंड क्रोमोसोम 22 इज रेफर टू एज अ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड इन पीसीआर। पीसीआर में मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या रोल है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2 जो है पीसीआर में क्रूशियल कोफैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ले क्रूशियल कोफैक्टर, क्रूशियल कोफैक्टर की तरह ये हमारा काम करता है। ये Mg2 जो है आयंस एक्ट एज एसेंशियल कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज जो है वो विदाउट MgCl2 काम नहीं कर सकता। टैग पॉलीमरेज के लिए MgCl2 का Mg मतलब मैग्नीशियम आयन का होना जरूरी है, मैग्नीशियम आयन का होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये इसेंशियल कोफैक्टर है फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज और जो पीसीआर में यूज होता है वो होता है हमारा टैग पॉलीमरेज। ठीक है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्रूशियल फैक्टर जो होता है वो हमारा Mg+2 होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्ट एज अ कोफैक्टर ऑफ द टैग पॉलीमरेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JK2 म्यूटेशन इज नॉट रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड नहीं है? इसको बोलते हैं जेनस काइनेस 2 म्यूटेशंस इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म। मतलब जो ये JK2 म्यूटेशंस हैं ये हमारे क्लोजली रिलेटेड होते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म के साथ। तो उसमें पॉलीसाइथीमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस आते हैं। अच्छा, कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं हम। ये एसोसिएट होते हैं, पहले तो लिखते हैं एसोसिएटेड विद माइलोप्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं हमारे? एक आ रहा है पॉलीसाइथीमिया वेरा,
पॉलीसाइथीमिया, दूसरा आ रहा है हमारा एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, साइथीमिया, एंड थर्ड आ रहा है प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। ठीक है, तो आप यहाँ देख लेना कि नॉट रिलेटेड पूछा है इसमें, पॉलीसाइथीमिया वेरा में भी है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में भी है और माइलोफाइब्रोसिस में भी है, बट एनीमिक ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ये वाला म्यूटेशन नहीं देखने को मिलता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज यूरेनाइल एसीटेट, ये होता है पैप स्टेन या फिर सुडान ब्लैक या फिर हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन। तो ईएम के लिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके लिए जो कॉमनली स्टेन्स यूज किए जाते हैं उसमें हमारे आता है, एक आता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये आप याद रख लेना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूरेनाइल एसीटेट, नेक्स्ट है लेड सिट्रेट। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर प्रेजेंट होता है तो आप देख लेना इनमें से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ये नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम ये वाले स्टेन्स को यूज करते हैं। ठीक है, आप तीनों स्टेन्स को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच इकोलाई स्टेन कॉजेज ट्रेवलर डायरिया। तो ट्रेवलर डायरिया जो होता है इकोलाई का स्टेन, वो उसका उसका नाम मतलब विच इकोलाई स्टेन कॉजेज ट्रेवलर, ये स्टेन्स हैं इकोलाई के, ये इकोलाई स्टेन्स हैं, तो कौन सा स्टेन जो वो ट्रेवलर डायरिया कॉज करता है, तो वो है हमारा ETEC ट्रेवलर्स डायरिया। ठीक है, इकोलाई स्टेन जो है ETEC जो है वो ट्रेवलर डायरिया को कॉज करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड इनकरेक्ट मैच इन फॉलोइंग सेल्स डिजीज, मतलब कौन सी डिजीज हैं जिनमें ये जो मैचिंग हो रखा है उसमें कौन सा इनकरेक्ट मैच है, इसमें इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि स्पेरोसाइट्स जो हैं ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलती हैं, ये सही है हमारा, ऑटो इम्यून तो स्पेरोसाइट्स हमारा AHI में देखने को मिलता है, ये सही है। टीयर ड्रॉप सेल्स जो हैं वो हमारी माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलती है, ये भी सही है। और ये पेंसिल सेल जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है, ये भी सही है। बट टारगेट सेल जो है आर सीन इन थैलेसीमिया, मतलब टारगेट सेल अगर यहाँ पे थैलेसीमिया लिखा होता तो ये सही होता, थैलेसीमिया में देखने को मिलती हैं, प्राइमरी सिकल सेल एनीमिया में देखने को नहीं मिलती, तो ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि ये वाला हमारा करेक्ट मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमोसाइटोसिस ज़ेरोबेसी इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय जेडन फाइट एसिड फास्ट स्टेन, या फिर ये गोमरी मीथेन नामाइन सिल्वर स्टेन, या फिर मे ग्रुनवाल्ड जिम्सा स्टेन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन फॉर द नीमोसिस्टिक ज़ेरोबेसी के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्हॉप्स आयरन हेमेटॉक्सिलिन इज बेस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, तो ये वाला जो स्टेन है ये किसके लिए होता है, ये पूछा गया है, कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लियर क्रोमैटिन, या फिर फोटो माइक्रोग्राफी। तो ये वाला जो स्टेन है ये हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज इसका सही आंसर है, बाकी और नहीं है 89 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट के लिए कौन सा है जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, मतलब किसको हम बेनेडिक्ट टेस्ट में यूज नहीं करते। तो ये है हमारा ग्लूकोज, सुक्रोज, या फिर लैक्टोज, या फिर माल्टोज। तो जो ये बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है उसके थ्रू हम रिड्यूसिंग शुगर को चेक करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर, इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए सही आंसर है। इसको हम बेनेडिक्ट टेस्ट से, बेनेडिक्ट टेस्ट अगर इसका करते हैं तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाई,
ऑकल्ट ब्लड को हम यूरिन में किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा बेंजेल्डी टेस्ट, बेंजल्डिहाइड टेस्ट, एरिलिस टेस्ट, बेंजीडीन टेस्ट या फिर रॉथरास टेस्ट। तो ऑकल्ट ब्लड डिटर्मिनेशन के लिए हम बेंजीडीन टेस्ट यूज करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज किसके द्वारा करते हैं? पायरूवेट, एसिटाइल कोए, लैक्टेट या एचएमजी कोए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पाथवे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पाथवे ऐड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं एसिटाइल कोए से कोलेस्ट्रॉल बनता है, यहाँ पे एसिटाइल कोए के बाद में एचएमजी कोए, ये मेवोलोनेट होता है, फिर ये हमारा आईपीपी बना है, फिर स्क्विनेल या फिर उसके बाद ही कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका एसिटाइल कोए से हमारा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। 92 का आपका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPO इज सिक्रेटेड बाय किडनी इन लार्ज अमाउंट इन रेस्पॉन्स टू। EPO अगर किडनी से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो उसका रीज़न है हमारा हाइपोक्सिया के केस में इरिथ्रोप्रोटीन का सिक्रीशन हाई हो जाता है किडनीज में। मैंने एक ये चार्ट भी ऐड किया है कि अगर आपको हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारा EPO का सिक्रीशन बढ़ जाता है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में O2 कम हो जाता है किडनी में, उसके बाद हम उसे स्टेबलाइजेशन ऑफ HIF फैक्टर को स्टेबलाइज करते हैं, EPO सिक्रीशन फ्रॉम किडनी, देन बोन मैरो स्टिमुलेशन होता है और आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हाइपोक्सिया। ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट है 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज मैच्ड इनकरेक्टली, कौन सा टर्म इसमें इनमैच्ड है मतलब सही नहीं है 94 में। तो इसमें पूछा गया है टीलोमरेज एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, हम टीलोमरेज को एंड्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, हाइपरप्लॉइडी जो है क्रोमोसोम नंबर मोर देन डिप्लॉइड नंबर, ये भी ठीक है। हाइपरप्लॉइडी हम उसी कंडीशन को कहते हैं जहाँ क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिप्लॉइड नंबर से ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल, वन सेट ऑफ ऑटोसोम एंड क्रोमोसोम विद आइदर एक्स एंड वाई, ये ठीक है। या 23 होते हैं जिसमें से हमारा एक्स या फिर वाई में से एक होगा, तो ये भी ठीक है। एंड ट्रांसलोकेशन डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये आंसर हमारा गलत है। ट्रांसलोकेशन को हम डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं कहते। ट्रांसलोकेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स होता है बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉट डिलीशन। ठीक है, इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है। हमारा विच सेल लाइन इज यूज्ड टू इन कल्टीवेशन ऑफ CMV, CMV वायरस के लिए कौन सी सेल लाइन हम यूज करते हैं? रीसस किडनी सेल लाइन, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, डिप्लॉइड या फिर हैप2 सेल लाइन या फिर चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट। तो इसमें आंसर तो हमारा बी है, मतलब हम CMV के लिए हम ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन डिप्लॉयड यूज करते हैं। ठीक है, CMV एक हाईली स्पीसीज है, मतलब एक स्पेसिफिक स्पीसीज है एंड ग्रो, जब इसको हमें बहुत अच्छे से ग्रो कराना होता है तब हमें इसके लिए ह्यूमन हैप्लॉइड फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन चाहिए होती है डिप्लॉयड। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक MRC5 और WI38। ठीक है, इतना नहीं पूछा गया बट इतना पूछा गया PGI चंडीगढ़ में ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन जो है वो हम CMV के लिए यूज करते हैं। जो ये रिसर्च किडनी सेल लाइन है इसको यूज करा जाता है साइमेन CMV के लिए, मतलब कल्टीवेट करना होता है साइमेन CMV। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है ठीक है, तो हमें लगाना होगा रिसस किडनी सेल लाइन। एंड नेक्स्ट ये हैप2 सेल लाइन जो है इसको हम यूज करते हैं, ये हमारा सुटेबल होता है फॉर रेस्पायरेटरी वायरसेस। ठीक है, इसे यार रेस्पायरेटरी वायरसेस, रेस्पायरेटरी वायरसेस में हमारे कौन से वायरस आ रहे हैं? RSP एंड एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस, तो ये इसके लिए आप हैप2 सेल लाइन यूज कर रहे हैं। और चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो यूज किया जाता है पोक्स वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोक्स वायरस के लिए। ठीक है, तो ये चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो इसके लिए। तो आप इनके एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं कि अभी 19 में ये पूछा गया है तो ये आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आसान क्वेश्चन है जो सिंपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा,
प्लेटलेट काउंट डिक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सारी जो हमारी कंडीशंस हैं उनमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है, बट एक में नहीं हो रहा है, तो कौन सी है? फर्स्ट है क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्लम्प बन जाना, मतलब झुंड टाइप का बन जाना। तो इसमें प्लेटलेट हमें लो काउंट होंगी, मतलब जब हम टेस्ट लगाएंगे तो हमें इसमें प्लेटलेट जो मिलेंगी वो हमें फाल्सली लो प्लेटलेट मिलेगी। ठीक है, एल लो पीएलटी, तो हमें फाल्सली लो प्लेटलेट मिलेगी। इसमें क्या है कि ये बेसिकली जो एनालाइजर है उसमें जैसे कि क्लम्प बन गया है एक, कोई बहुत सारी प्लेटलेट का एक क्लम्प बन गया है, तो इस क्लम्प को एक काउंट कर लेता है। जो हमारा सीबीसी एनालाइजर है, जो हमारी मशीन है, वो इसको एक काउंट कर लेगी। बल्कि यहाँ पे हमारी कई सारी प्लेटलेट थी, तो यहाँ पे एक काउंट सिंगल प्लेटलेट काउंट हो गई, जिस वजह से हमारा पीएलटी का नंबर, टोटल नंबर हमारा डिक्रीज कर गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, क्योंकि हमें डिक्रीज वाले ही देखने हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंट ऑफ रेड सेल्स आर काउंटेड एज प्लेटलेट बाय ऑटो एनालाइजर। तो ये एक्चुअली क्या है कि फाल्सली इंक्रीज हो रहा है इसमें। आरबीसी जो फ्रेगमेंट है, मतलब इसमें बोल रहा है कि फ्रेगमेंट ऑफ रेड सेल्स आर काउंटेड एज प्लेटलेट, मतलब जो फ्रेगमेंट हैं हमारे वो भी प्लेटलेट की तरह काउंट हो गए हैं ऑटो एनालाइजर के थ्रू। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट काउंट हमारा फाल्सली इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ गया है, यहाँ पे हमें लो कंडीशन नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइंट प्लेटलेट काउंटेड एज आरबीसीज। आरबीसीज में क्या है कि जो प्लेटलेट है, मतलब बड़ा साइज जो है प्लेटलेट का, वो हमारा आरबीसीज की तरह काउंट हो गया। अब प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब ब्लड क्लॉट करता है उस कंडीशन में भी हमारा प्लेटलेट वहां पे वर्क करती है, तो हमारी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो ये भी हमारा डिक्रीजिंग कंडीशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अवर बॉडी गैसेस एक्सचेंज अकर्स एट। इसमें पूछा है गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्व्यूलर लेवल पे, ट्रैकिया या ब्रोंकियोल या फिर फेरिंग्स। तो ये सबको पता है गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्व्यूलाई में रहता है, जो कि हमारे लंग का लोअर पार्ट है। एल्व्यूलाई एल्व्यूलाई रीजन में हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, तो सही आंसर इसका ए है, एल्व्यूलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट हमारा कौन सा है, हेस टेस्ट, हेस टेस्ट, रोथरास टेस्ट या फिर एल्डिहाइड टेस्ट। तो हेस टेस्ट जो है इसका सही आंसर हमारा बी है, हेस टेस्ट। इस टेस्ट का दूसरा नाम भी है टर्निकेट टेस्ट। ठीक है, टर्निकेट टेस्ट। तो हेस टेस्ट और टर्निकेट टेस्ट हमारा एक ही टेस्ट है, मतलब इसका दूसरा नाम है। इसमें इसे इसे हम कैपिलरी टेस्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे जो बस्कुलर जो हमारी प्लेटलेट का इंटीग्रिटी है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये इसे यूज करते हैं हम फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड स्कर्वी के केस में। अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में और हेस टेस्ट लिखा हुआ है वहां पे, तो आप इस आंसर को टिक कर सकते हैं, या फिर स्कर्वी के केसेस में तो हेस टेस्ट यूज किया जाता है। और हेस टेस्ट को हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो इसे नेक्स्ट है रोथरास टेस्ट, एल्डिहाइड टेस्ट। तो हेस टेस्ट हमारा हुआ वाइल्ड टेस्ट के लिए, वाइल्ड सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, रोथरास टेस्ट हुआ हमारा कीटोन बॉडीज के लिए, कीटोन बॉडीज के लिए। और एल्डिहाइड टेस्ट हुआ हमारा टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स के लिए। लिख देती हूँ मैं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। ठीक है, एग्जाम्पल ये जो है इसका है टायरोसिनोसिस। एल्डिहाइड टेस्ट हमारा टायरोसिनोसिस केस में किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसमें हमारा बी है, बी सही। नंबर 99, विच यूरिन कास्ट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन यूरिन माइक्रोस्कोपी। यूरिन माइक्रोस्कोपी में कौन सा कास्ट हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, हाइलाइन कास्ट है,
या फिर आरबीसीज है या डब्ल्यूबीसीज या ग्रैनुलर कास्ट है। तो इसमें सही आंसर हाइलाइन कास्ट है हमारा, ये हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। हाइलाइन कास्ट होते हैं ये मेनली टैम फॉस्फोल प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप, अगर वैसे भी कोई ऑप्शन आता है कि कास्ट किससे बने होते हैं तो वो टैम फॉस्फोल प्रोटीन होती है। जिसे हम यूरोमोडुलिन भी कहते हैं। अगर ये मिल जाए देखने को या ये मिल जाए तो आप लगा सकते हैं प्रोटीन है ये आपकी नॉर्मल इंडिविजुअल्स लाइक कोई एक्सरसाइज करके आया है या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या फिर फीवर या स्ट्रेस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं हाइलाइन कास्ट। तो मोस्ट कॉमनली जो होते हैं यूरिन में वो हाइलाइन कास्ट होते हैं, बट ये जो है ये स्पेशल है, मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आएंगे। जैसे कि आरबीसी कास्ट जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। और जो हमारे ग्रैनुलर कास्ट हैं ये हमारे क्रोनिक रीनल डिजीज के केसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग रोल होता है अलग अलग डिजीज में, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन की बात करें तो वो हाइलाइन कास्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन यूज मेथड इन सीरम इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन इन ऑटो एनालाइजर। तो मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड यूज किया जाता है फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मेजर करने के लिए, HPLC, एलाइजा या फिर CL क्लिया या फिर ISE। तो इलेक्ट्रोलाइट को एस्टिमेट करने के लिए ISE यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन A D इसका करेक्ट आंसर है, ISE। तो ये हुए हमारे 100 क्वेश्चन PGI चंडीगढ़ 19 के। PGI जो एग्जाम हुआ था हमारा 2019 में, उसके हैं हमारे ये 100 क्वेश्चन, जिसमें 50 हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, 50 अभी हमने आज कर लिए हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना क्योंकि पीजीआई का एग्जाम होने वाला है, तो ये पेपर काफ़ी अच्छा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप PYQs करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उससे हमें ये पता चलता है कि पेपर का पैटर्न किस तरह से रहता है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।